हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कुछ नोट्स देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं और इन नोट्स को हमने अपने पीडीएफ जो है उस पीडीएफ में भी नोट करके लिखा हुआ है। उन सारे नोट्स को आप याद कर लीजिएगा, उनको हम समझाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को समझाने से पहले हम कुछ बात बताएंगे। चलिए, आपके घर में बड़ा वाला भी आईना होता है जो अलमीरा में लगा होता है। जनरली बड़ा वाला आईना, उसमें तो पूरा इमेज आपको दिखता है कि हाँ, पूरी बॉडी आपको दिखती है। लेकिन आपके घर में बड़ा आईना भी होता है और एक बहुत छोटा आईना भी होता है। एक बहुत छोटा, बिल्कुल इतने साइज़ का भी आईना होता है। इतने साइज़ का आईना रहता है और उस आईने में आप अपना जनरली चेहरा देखते हैं और बाल झाड़ते हो ना। चलो, एक छोटा सा बात बताओ, तुम अगर उस छोटे से आईने को बस सामने रखो तो क्या होगा? उस छोटे से आईने को सामने रखो तो तुम उस आईने के अंदर बस अपना चेहरा ही देख पाओगे। अच्छा, अब कहोगे कि सर हम आईने को ठीक चेहरे के सामने रखेंगे तो चेहरा देख पाएंगे। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा, अच्छा इसका मतलब चेहरा देख पाएंगे। अब वही आईना थोड़ा सा नीचे रखो, थोड़ा सा नीचे रखोगे तो तुम अब शरीर के नीचे वाले हिस्से को भी, शरीर के नीचे वाले हिस्से को भी देख पाओगे। अगर तुम्हें और नीचे, शरीर के और नीचे के हिस्से को देखना है तो और नीचे रखो, तो शरीर के और नीचे वाले हिस्से, हर शरीर के हर हिस्से को तुम देख सकते हो। बस इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा आईना, एक छोटा सा दर्पण भी पूरे प्रतिबिंब का निर्माण करता है। लेकिन बस हमको इमेज के जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब के फील्ड ऑफ व्यू में जाके देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर सामने रख करके देखें तो केवल हमको अपना चेहरा दिखेगा, नीचे का कोई पोर्शन नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हमको नीचे का भी देखना है तो हमको क्या करना होगा? नीचे वाला जो इमेज बन रहा है उसके फील्ड ऑफ व्यू में जाना पड़ेगा। यानी हमको अगर अपना पूरा शरीर देखना है तो फील्ड ऑफ व्यू में जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम पूरे शरीर को देख पाएंगे। तो यहाँ से एक बात तो बिल्कुल तय हो जाती है कि बड़ा दर्पण भी किसी वस्तु का पूरा इमेज बनाता है और एक दर्पण का छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा, बिल्कुल दर्पण का छोटा सा भी हिस्सा एक पूरे इमेज का निर्माण करता है। तो आप याद रखेंगे कि दर्पण का हर एक छोटा हिस्सा, किसी दर्पण का हर एक छोटा हिस्सा पूरे इमेज, फुल इमेज का निर्माण करता है। तो ये तो बात आप एकदम याद रखिएगा। तो चलिए, नोट्स के रूप में हम सारी बातों को एक एक करके देखते हैं। आपका ये रहा नोट नंबर 1। नोट 1 ये है कि भाई चलो, ये समतल दर्पण ही ले लिया। समतल दर्पण के सामने एक बड़ी वस्तु है, तो आप बताओ, बड़ा सा दर्पण है, ये वस्तु है, तो इस वस्तु का इस बड़े से दर्पण में इमेज बन जाएगा। बहुत अच्छा, तुम्हारे अनुसार बन जाएगा, हमारे अनुसार भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सा दर्पण है, इसके सामने बड़ी वस्तु है, इमेज पूरा बन जाएगा क्योंकि आपको लगता है दर्पण बड़ा है। अरे चलो, अब ये दर्पण बहुत छोटा है, बहुत छोटा है और इसके सामने ये वस्तु इतनी बड़ी है, तो आपको लगता है कि नहीं, इस छोटे से दर्पण में पूरा इमेज नहीं बनेगा। लेकिन सही पूछो तो इस छोटे से भी दर्पण में इस वस्तु का पूरा इमेज बनेगा। इस छोटे से दर्पण में इस वस्तु का पूरा फुल इमेज बनेगा, पूरा इमेज बनेगा। तो अब आप कहोगे कि सर हमको ये वाला हिस्सा दर्पण के अंदर देखना है, तो कहाँ? अपना आँख यहाँ पे रखो भाई। अपना आँख जैसे ही यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से लाइट की किरण निकलेगी, परावर्तन के बाद इधर घुसेगी और आपको ये वाला सिरा दिखाई देगा। यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर के अंदर घुसी, तो ये सिरा दिखाई दिया। तुम सामने अपना हाथ रखोगे, सामने यहाँ पे या यहाँ पे, सामने जब रखोगे तो सामने का हिस्सा दिखेगा। नीचे का हिस्सा दिखना है तो ऊपर आँख रख दो तो तुमको नीचे का भी हिस्सा दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक बड़ा दर्पण तो पूरा इमेज बनाता ही है, छोटा दर्पण का एक छोटा हिस्सा भी फुल इमेज का निर्माण करता है। तो पहली बात याद रखना कि प्रत्येक दर्पण का एक छोटा से छोटा हिस्सा भी एक फुल इमेज का निर्माण करता है। नोट नंबर 2, भाई अब बात करेंगे हम, बताइए, ये एक दर्पण है, इस दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बताओ, अगर कोई वस्तु इस दर्पण के सामने सी के बाहर रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच। बहुत अच्छा, सही आंसर है।
आपने देखा कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को C के बाहर रखें तो उसका इमेज बनेगा C और F के बीच। अब एक काम करिए, इस दर्पण के इस छोटे से हिस्से को काट के अलग कर दीजिए। ये दर्पण था, दर्पण के इतने हिस्से को मिटा दिए, काट के अलग कर दिए। तो क्या अब यहाँ पे वस्तु रखेंगे तो इसका इमेज यहाँ पे इतना ही बड़ा बनेगा, यही बनेगा कि इतना जगह छूटा है तो इमेज में भी कहीं कुछ हिस्सा कट करके मिलेगा, ऐसा ही होगा? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम किसी दर्पण के कुछ हिस्से को काट करके अलग भी कर दें तो हमको वस्तु का अभी भी इस स्थिति में भी पूरा इमेज बनेगा, वो कुछ हिस्सा छट करके इमेज नहीं बनेगा, फुल इमेज बनेगा। क्यों? अब आंसर मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण का हर एक छोटा हिस्सा, ये भी छोटा हिस्सा और ये भी हिस्सा, दर्पण का हर एक हिस्सा पूरे के पूरे इमेज का निर्माण करता है। तो वो भी हिस्सा निर्माण करेगा पूरा इमेज, नीचे वाला भी हिस्सा पूरा इमेज का निर्माण करेगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तो अंतर क्या आ जाएगा? भाई अंतर यही आएगा कि यहाँ पे अगर दर्पण का वो हिस्सा होता तो यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के पहुँचता, जो अब पहुँच नहीं रहा है, नहीं होने के कारण जो अब लाइट रिफ्लेक्ट होकर नहीं पहुँच रहा है, तो यहाँ का लाइट तो पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ का लाइट रिफ्लेक्ट होकर के इमेज तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे थोड़ा पहले की अपेक्षा कम चमकीला इमेज बनेगा। इमेज तो बनेगा, फुल इमेज बनेगा, कम चमकीला बनेगा। क्यों कम चमकीला बनेगा भाई? क्योंकि यहाँ पे ये हिस्सा गायब है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन के कारण बनेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन के कारण बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ करता था, जो किरणें उस जगह पर जा कर के टकरा के लौट के आती थी, वो नहीं आ पाएंगी, वो बाहर इधर निकल जाएंगी, जिसके कारण उतना चमकीला इमेज नहीं बनेगा। अच्छी बात है। अपना नोट 2 भी हो गया भाई। अब नोट नंबर 3 की बात करते हैं। भाई वही स्थिति है, वही सिचुएशन है। आपको एक कॉनकेव मिरर दिया है, अवतल दर्पण है। इस कॉनकेव मिरर का भाई ये पोल हो गया, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट है, इसको C के बाहर रखोगे तो तुम लोग ऑलरेडी जानते हो कि अवतल दर्पण के सामने C के बाहर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज बनता है C और F के बीच। बहुत अच्छा। यहाँ पे हमने क्या किया, दर्पण का कुछ हिस्सा काट दिया था। यहाँ पे दर्पण के कुछ हिस्से पे काले रंग का पेंट कर दिया, या कालिक, लैंप की कालिक पोत दी, या काले रंग का पेंट कर दिया। तो दर्पण के अगर कुछ हिस्से पर काले रंग का पेंट कर दिया जाए तो क्या अब यहाँ पे भी इमेज में भी काला दिखेगा कि अभी भी फुल इमेज बनेगा? तो आप सीधे सीधे कहोगे कि सचमुच अभी भी फुल इमेज बनेगा। क्यों? क्योंकि बस काले जगह जहाँ पे हम पेंट किए हैं या कालिक होते हैं, बस वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हम जानते ही हैं कि दर्पण का ये छोटा हिस्सा और ये छोटा हिस्सा, दर्पण का हर एक छोटा हिस्सा पूरे इमेज का निर्माण करेगा। तो ये हिस्से के कारण भी पूरा इमेज बनेगा, इसके कारण भी पूरा इमेज बनेगा, बस यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इमेज तो पूरा बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होने की वजह से थोड़ा कम चमकीला इमेज बनेगा। इमेज तो बनेगा कम चमकीला। चलिए अब बात करते हैं अगले नोट की। नोट नंबर 4 बताइए। तो भाई ये आपको एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। इस अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अवतल दर्पण पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बताओ, वस्तु को हमने C के बाहर रखा है। अगर वस्तु को C के बाहर रखेंगे तो इसका इमेज C और F के बीच बनेगा। बिल्कुल C और F के बीच इसका इमेज बनेगा। अब एक काम करते हैं, हम इस वाले दर्पण पर काले रंग का धारी बना देते हैं। ये जो दर्पण ऐसे है, गोले का एक हिस्सा है, इस पर इस तरह धारियां बना दे रहे हैं। अगर हम इस वाले दर्पण पर काली काली धारियां बना दें तो क्या होगा? तो भाई बताओ, हमने क्या किया, ये एक दर्पण लिया, इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब कालिक नहीं थी या धारी नहीं थी तो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा था। अब हमने
इस दर्पण पर धारियाँ बना दी, जिस तरह जेब्रा पर धारी होता है उसी तरह धारी हमने बना दिया। जैसे धारी बनाएंगे तो इसका मतलब आपको लगता है कि नहीं इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा इस इमेज पे भी काली 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 धारियाँ आ जाएंगी, क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको पता है बिल्कुल फ्रेश इमेज बनेगा, बिल्कुल पूरा इमेज बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लाइट तो जाएगी वस्तु से, रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगी, तो इस हिस्से से परावर्तन नहीं होने के फलस्वरूप कुछ कम चमकीला इमेज बनेगा, कम चमकीला इमेज बनेगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर किसी धारीदार गोलीय दर्पण के सामने या धारीदार दर्पण के सामने कोई गदहा रख दिया जाए तो गदहा जेब्रा जैसा महसूस होगा कि गदहा जैसा ही महसूस होगा। तो जो लड़के जनरली नहीं पढ़े होते हैं तो कहते हैं कि नहीं, अगर दर्पण पर धारी आ जाएगी तो गदहा का जो इमेज बनेगा उस गदहा के इमेज पर भी धारी आ जाएगी तो गदहा बन जाएगा जेब्रा, तो गदहा जेब्रा जैसा लगेगा। ऐसा नहीं है, गदहा ही लगेगा। याद रखेंगे क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दर्पण का हर एक छोटा हिस्सा पूरे गधे का निर्माण करेगा। यहाँ गधा रखें तो दर्पण का हर एक छोटा हिस्सा पूरे गधे का निर्माण करेगा, जिससे गधे का इमेज गधा जैसा ही प्रतीत होगा, जेब्रा जैसा नहीं। 5वां नंबर नोट ये कह सकते हो, भाई बताओ, ये एक दर्पण है, इस दर्पण का भाई ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे भाई तो यहाँ पे सी और एफ के बीच आपको इमेज बनेगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया गया था कि अगर हम किसी दर्पण के निचले आधे भाग में कालिख पोत दें, अगर हम किसी गोलीय दर्पण के निचले आधे भाग में कालिख पोत दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इमेज आधा बनेगा? नहीं, ये भी क्लियर है देख करके। हमें पता है कि ये आधा हिस्सा पूरे इमेज का निर्माण करेगा, लेकिन पहले पूरे हिस्से से लाइट परावर्तित होकर के ज़्यादा चमकीला इमेज बनाती थी, लेकिन अब आधे हिस्से से ही लाइट परावर्तित होकर इमेज बनाएगी, जिससे जो यहाँ इमेज बनेगा उसकी चमक पहले की चमक की ठीक आधी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। चलिए लास्ट 6ठा नंबर नोट देखते हैं। भाई आप बताओ, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद भाई कहाँ से गुजरती है? इट विल पास थ्रू फोकस। आप देख सकते हो कि ये अवतल दर्पण है, प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आई, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर गई। अच्छा, क्या होगा अगर इस वाले दर्पण को, अगर इस दर्पण को हम किसी पानी के टब में डाल दें, अगर हम इस दर्पण को पानी के टब में डाल दें तो इसकी फोकस दूरी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दें तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? याद रखेंगे, फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है वो वक्रता त्रिज्या r की ठीक आधी होती है। तो पानी में डाल देने से वक्रता त्रिज्या थोड़ी बदल जाएगी। जिस गोले का दर्पण केंद्र है या उसकी जो त्रिज्या है, क्या वो बदल जाएगी पानी में डालने पर? नहीं बदलेगी। और नहीं बदलेगी, इसीलिए गोलीय दर्पण को पानी में डाल देने से उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड नहीं करती है। दर्पण को किसी भी माध्यम में, हवा में रखा जाए, पानी में रखा जाए, अल्कोहल में रखा जाए, किसी भी माध्यम में रखा जाए, उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी किसी भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बीच के माध्यम पर डिपेंड नहीं करती, उसके अपवर्तनांक पर डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए किसी दर्पण को किसी माध्यम में रखते हैं तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो लेंस देख रहे हैं, ये लेंस हवा में है तो इसकी फोकस दूरी f है, और यही लेंस को हवा से उठा के पानी में डाल देंगे तो चरगुन्नी फोकस दूरी हो जाती है। दर्पण की फोकस दूरी नहीं बदलती है पानी में डालने पर, लेकिन अगर लेंस है, लेंस को अगर पानी में डाल दें तो उसकी फोकस दूरी हवा में जितना है उससे चरगुना हो जाएगी। तो ये आपको सारे नोट्स हो गए। अब हम देखते हैं आगे की चीज़ें। तो भाई चलिए अब हम देखेंगे कि एक दर्पण है, इस दर्पण के सामने किसी वस्तु को जब पास लाएंगे
तो इमेज में किस तरह से चेंजिंग होगी, इमेज किस तरह बनेगा। यानी हम लोग ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन को दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन वर्सेस इमेज पोजीशन। अवतल दर्पण में देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अलग अलग जगह पर ले जाकर रखेंगे तो उसका इमेज कैसे बन रहा है। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी वस्तु को अलग अलग पोजीशन में ले जाएंगे और इमेज कैसे बन रहा है यही देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन वर्सेस इमेज पोजीशन। भाई पहले हम देखेंगे ये चीज़ अवतल दर्पण में इन कॉनकेव मिरर। भाई हम लोग एक्चुअली देखने क्या वाले हैं, एक्चुअली देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को डिफरेंट लोकेशंस पर रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है यही देखेंगे। तो भाई बताओ, यहाँ हमने एक अवतल दर्पण दिखाया है, कॉनकेव मिरर है भैया, ये अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस अवतल दर्पण के सामने हम केवल वस्तु को रखेंगे, याद है, क्लियर है ना, ये तो क्लियर है कि वस्तु को केवल रखेंगे तो इमेज इसी के अंदर बनेगा। लेकिन हम इमेज इसी में नहीं दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट केवल इसमें रखेंगे, इमेज नीचे वाले दर्पण में दिखाएंगे। तो भाई यही दर्पण जो ऊपर खींचे हैं वही दर्पण हम नीचे भी खींच दिए हैं। ऊपर वाले में केवल ऑब्जेक्ट दिखाएंगे, इमेज तो इसी में बनना चाहिए, इसी में बनेगा, लेकिन इमेज को नीचे वाले दर्पण में हम स्केच करेंगे, नीचे वाले दर्पण में दिखाएंगे। चलिए भाई, सी, ये पॉइंट सी है तो यहाँ भी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट फोकस है तो ये भी पॉइंट फोकस हो गया, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर। भाई ये पोल है तो ये वाला भी पोल। तो भाई बताओ, ये अवतल दर्पण है, इसका पोल P है, फोकस F है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, इसमें ऑब्जेक्ट पोजीशन दिखाएंगे और इसमें उसके करस्पॉन्डिंग इमेज पोजीशन दिखाएंगे। तो इस वाले दर्पण में हम दिखाएंगे ऑब्जेक्ट पोजीशन और नीचे वाला जो दर्पण है उसमें हम इमेज पोजीशन दिखाएंगे, इमेज पोजीशन। भाई अभी बात हो रही है केवल अवतल दर्पण की। चलिए बताओ तो, इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु अगर अनंत पे हो, यही वस्तु है, इतने साइज का वस्तु है, इसी वस्तु को खिसकाएंगे। चलिए बताइए, अगर दर्पण से अनंत दूरी पर वस्तु हो, वस्तु अनंत दूरी पर होगी तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो इमेज फोकस पे बनेगा, इमेज यहाँ पे बना है, इस वाले में नहीं, इसमें। तो वस्तु अनंत पे है तो पहला पोजीशन अनंत पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा। तो यहाँ भी पहला पोजीशन फोकस पे हो गया। अब बोलिए, वस्तु को, इस वस्तु को हम इधर ले आए अनंत और C के बीच। भाई ये वस्तु अनंत और C के बीच आ गया तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। छोटा होगा, रियल होगा, उल्टा होगा ना जी। ये वस्तु इधर आ गया तो इमेज इधर आ गया। अब वस्तु को और C की ओर ले जाएं, वस्तु C की ओर और चला गया तो इसका इमेज और इधर जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वस्तु अनंत पे था, इमेज फोकस पर बिंदुवत बना था। वस्तु इधर ले गए, इमेज इतना बड़ा बना, और वस्तु आगे ले जाए, इमेज का साइज और बढ़ गया। भाई वस्तु को और C के पास ले आए तो इमेज और भी पास आ गया और थोड़ा और बड़ा हो गया। और बाबू बताओ ना, जब ये वस्तु C पर आ जाएगा, आप ही बताओ, अगर ये वस्तु C पर आ जाएगा तो अब ये वाला वस्तु जब C पे आएगा तो ये वाला इमेज कहाँ पे आ जाएगा, ये भी C पे ही बनेगा और ठीक उसी साइज का बनेगा। यस और नो? यस, उसी साइज का बनेगा। पहला पोजीशन अनंत पे तो फोकस पे, और जब C पे तो ये भी बढ़ते 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 C पे, तो ये सेकंड पोजीशन। तो वस्तु, और ये भी यहाँ पे सेकंड पोजीशन। तो वस्तु
फर्स्ट पोजीशन से किधर गई भाई? वस्तु फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन की ओर गई, समझ रहे हैं? वस्तु फर्स्ट से सेकंड पोजीशन की ओर इधर गई तो इमेज भी फर्स्ट से सेकंड पोजीशन की ओर इधर आया, तो इमेज इधर आ गया, इमेज भी फर्स्ट से सेकंड पोजीशन की ओर आ गया। ऑब्जेक्ट इधर गया, इमेज इधर आ रहा है और बिंदुवत से लगातार बड़ा होते होते सेम साइज का हो गया है। अब इसी वस्तु को सी के अंदर ले जाएंगे, सी और एफ के बीच। भाई यहाँ पे देख रहे हो फिगर में, वस्तु को सी और एफ के बीच ले गए तो इमेज अब सी के बाहर बनेगा, बहुत अच्छा। और ये थोड़ा सा जाएगा तो ये ज़्यादा भागेगा और साइज और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डेफिनेट है कि बढ़ जाएगा। और दूर ले जाएंगे, सॉरी, और पास ले जाएंगे एफ के और पास ले जाएंगे तो इमेज और तेज़ी से दूर भागेगा और बड़ा बनता जाएगा। एकदम बिल्कुल एफ के पास लेते जाएंगे तो ये वस्तु बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा और साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और एकदम बिल्कुल एफ पर फोकस पर लेते जाएंगे, यही वस्तु यहाँ सेकंड से थर्ड पोजीशन फोकस पर लेते जाएंगे ये वाली वस्तु, तो इमेज दूर भागते 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 ये अनंत पर चला जाएगा। ये इमेज जो बनेगा इट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, ये अनंत पे भाग जाएगा सेकंड से थर्ड पोजीशन। तो जब सेकंड से थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज सेकंड से थर्ड पोजीशन इधर जाएगा। देख रहे हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि जब वस्तु अनंत से सी की ओर गया, वस्तु का तो साइज सेम है, वही वस्तु ले जा रहा है, वस्तु अनंत से सी की ओर गया तो इमेज फोकस से सी की ओर गया, बढ़ता गया साइज, सी से एफ की ओर गया तो ये बहुत तेज़ी से सी से अनंत की ओर चला गया। इतना ही दूरी ये चला तब तक ये अनंत दूरी चला गया। अब बोलो भाई क्या होगा जब ये वस्तु एफ से थोड़ा सा भी अंदर आ जाए, एफ से थोड़ा भी अंदर आ जाएगा, एफ और पी के बीच आ जाएगा तो फोकस और पोल के बीच वाले वस्तु का इमेज कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो जैसे ही ये थोड़ा भी अगर अंदर आया, अगर थोड़ा भी ये अंदर आया तो इसका इमेज इस दर्पण में अनंत पे बनेगा और ये भी अनंत या बहुत दूरी पे बनेगा और बहुत ही लंबा होगा, बहुत ही ऊंचा। एफ से बिल्कुल सटे हुए है तो ये वाला इमेज माइनस अनंत से जंप करके प्लस अनंत पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट सी ही, ये पॉइंट 3 ही था, वो 3, तो इसको भी हम थर्ड लोकेशन ही कर सकते हैं। अब बताइए फोकस और पोल के बीच में वस्तु आ गई है, थोड़ा और पोल के पास आए, दर्पण के पास और आए, पोल के पास और आए तो क्या होगा? जैसे ही पास आएगा, जैसे ही वस्तु इसमें पास आएगा तो इस दर्पण में इमेज थोड़ा सा छोटा बन जाएगा और तेज़ी से ये दर्पण की ओर भागेगा। वस्तु को और पास लाएं भाई, वस्तु को और भी पास लाएं तो इमेज और पास आ जाएगा तेज़ी से। वस्तु को और पास लाएं, अब ऐसा मत समझना यार कि ये दर्पण को तोड़ करके ले आए हैं, वस्तु को और पास ले जाएंगे, इमेज और पास आ जाएगा एंड अल्टीमेटली जब वस्तु खुद पोल पर आ जाएगी तो इमेज विल फॉर्म एट पोल। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगा? पोल पे। वस्तु यहाँ पे आ गई पोल पे, इमेज यहाँ से पोल पे, तो 3 से 4, ये फोर्थ पोजीशन है तो 3 से 4th। तो अब इस समय इमेज ऐसे मूव करेगा, ऐसे चलेगा। तो पता चल गया भाई कि फोकस से पोल की ओर जब वस्तु जाती है तो प्लस अनंत से इमेज छोटा होते होते पोल पर चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन वर्सेस इमेज पोजीशन आपको दिखाया गया। यानी आपको एक तरह का एनालिसिस समझ में आया कि हाँ, अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु को ऐसे ऐसे चलाएंगे तो इमेज किस तरीके से चेंज होगा। तो भाई बताओ, अगर हम वस्तु को अनंत से सी की ओर लाते हैं, अनंत से सी की ओर लाते हैं तो इमेज फोकस से सी की ओर बढ़ता है, साइज बढ़ता जाता है। सी से एफ की ओर लाते हैं तो साइज और बढ़ता है, सी से माइनस अनंत की ओर जाता है। एफ से पी की ओर लाते हैं तो वो अनंत वाला इधर आ जाता है और जब एफ से पी की ओर लाते हैं तो एफ से पी की ओर इधर आ जाता है।
सॉरी अनंत से पी की ओर आ जाता है। इट्स ऑल अबाउट इन कॉनकेव मिरर, ये अवतल दर्पण में था। अब उत्तल दर्पण की बात करें हम, उत्तल दर्पण में तो बिल्कुल आसान है। बी नंबर इन कॉन्वेक्स मिरर। अगर भाई उत्तल दर्पण की बात करें तो क्या होगा बताओ भाई। ये एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये उत्तल दर्पण है। इसका भाई ये पोल हो गया, इट्स योर पोल, ये है फोकस, सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, यही दर्पण नीचे बना लेते हैं, ठीक है। दर्पण अलग नहीं बना रहे हैं, यही दर्पण है। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एक ठो में हम वस्तु को सामने से लाएंगे और दूसरे में उसका इमेज बनता हुआ दिखाएंगे। ये पोल है तो ये वाला भी भाई पोल ही है, और ये इसका यहाँ फोकस था, इसका भी यहाँ पे फोकस है, फोकस था, यहाँ भी फोकस हो गया। अब बताओ इस उत्तल दर्पण में, भाई बताओ इस उत्तल दर्पण में अगर वस्तु माइनस अनंत पे रहे, उत्तल दर्पण में वस्तु अगर अनंत पे रहे तो इस अनंत वाले वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। मालूम है ना, वस्तु अगर अनंत पे रहे तो अनंत वाले वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। बहुत छोटा बनेगा, फोकस पे बनेगा। इट्स योर फर्स्ट लोकेशन एंड इट्स ऑल्सो योर फर्स्ट लोकेशन। ये ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए, ये इमेज पोजीशन। इट्स योर ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इट्स योर इमेज पोजीशन। भाई बताओ उत्तल दर्पण के सामने तुम वस्तु को अनंत पे रखोगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो फोकस पे बन गया, फर्स्ट का फर्स्ट पे बना है। अब बोलो वस्तु को अनंत और पोल के बीच ले आओ, यहाँ ले आओ। वस्तु अगर यहाँ पे भाई ले आए तो इमेज पोल और फोकस के बीच बनता है, थोड़ा छोटा बनेगा, रियल नहीं वर्चुअल बनेगा। डॉटेड डॉटेड दिखाना पड़ता है ना वर्चुअल इमेज। और पास लाओ भाई, और पास लाओ, और पास लाओगे तो इमेज का साइज बढ़ जाएगा और वो पोल की तरफ भागेगा। और पास लाओ, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, इमेज का साइज बढ़ता ही चला जाएगा। एंड एट लास्ट जब आप ऑब्जेक्ट को, वस्तु को पोल पर ले आके खड़ा कर दोगे तो आपको इमेज भी यहाँ से आते 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 पोल पर ही बन जाएगा, पोल पर ही बन जाएगा। एंड इट्स योर सेकंड पोजीशन, इट्स ऑल्सो योर सेकंड पोजीशन। ऑब्जेक्ट, वस्तु फर्स्ट से सेकंड पोजीशन की ओर जा रहा है, ऐसे वस्तु फर्स्ट से सेकंड पोजीशन की ओर जा रहा है तो इमेज ऐसे बिंदुवत होकर के फर्स्ट से सेकंड पोजीशन की ओर इमेज इस तरीके से मूव करेगा। यस और नो, यस। तो हमें भाई पता चल गया कि उत्तल दर्पण के सामने अगर वस्तु को ऐसे ले जाएं तो इमेज बिंदुओं से लगातार बढ़ करके पोल की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह हमने ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन के बीच क्या रिलेशन था इन कनकेव एंड इन कॉन्वेक्स मिरर दिखा दिया। तो भाई बात करते हैं एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन यानी क्षेत्रफलीय आवर्धन की। भाई इस क्षेत्रफलीय आवर्धन को एरियल या सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। क्षेत्रफलीय आवर्धन m नहीं होता है, ma। क्षेत्रफलीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल a डैश बटा वस्तु का क्षेत्रफल a, और a है वस्तु का क्षेत्रफल। वस्तु का क्षेत्रफल, वस्तु आयत है तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन प्रतिबिंब का जो क्षेत्रफल a डैश होगा, लंबाई m गुनी पड़ जाएगी ml, चौड़ाई भी m गुनी पड़ जाएगी तो mb, तो lb कट जाएगा तो m स्क्वायर, यानी ma बराबर m स्क्वायर। एरियल मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। खैर वो सब चीज़ नहीं देखना है, चलिए बात करते हैं क्षेत्रफलीय आवर्धन। क्षेत्रफलीय आवर्धन किसको कहते हैं? जैसे रेखीय आवर्धन क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। उसी तरह क्षेत्रफलीय आवर्धन कहता है प्रतिबिंब के क्षेत्रफल a डैश और वस्तु के क्षेत्रफल a के अनुपात को क्षेत्रफलीय आवर्धन कहते हैं। भाई बताइए, ये एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। इस अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल अक्ष
प्रधान अक्ष हो गया, इट्स योर पोल, इट्स फोकस एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आप बताओ इस अवतल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत, इस अवतल दर्पण के प्रिंसिपल एक्सिस के लंबवत एक हम लोहे का प्लेट रखें या शादी वाला कार्ड रखें, यह अवतल दर्पण है, इसके प्रधान अक्ष के लंबवत एक कार्ड रखें जिस कार्ड की लंबाई है L और चौड़ाई है B। तो भाई बोलो यहाँ पे C के बाहर रखेंगे तो इस कार्ड का इमेज कहाँ बनेगा? C और F के बीच। यस और नो? बिल्कुल बनेगा। भाई बताओ अगर अवतल दर्पण के सामने C के बाहर कोई आयताकार कार्ड रखेंगे तो इसका इमेज C और F के बीच में बन जाएगा। बहुत अच्छा। लंबाई कितनी है? L, इसकी चौड़ाई कितनी है? B। जो इमेज बनेगा इसकी लंबाई होगी L डैश, चौड़ाई होगी B डैश। अच्छे, ये प्लेट है या कार्ड है, इस कार्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? LB। और इस कार्ड के इमेज का क्षेत्रफल क्या होगा? इस इमेज का क्षेत्रफल L डैश B डैश। तो कोई पूछे क्षेत्रफलीय आवर्धन किसको कहते हैं? MA। क्षेत्रफलीय आवर्धन किसको कहते हैं? प्रतिबिंब के क्षेत्रफल A डैश, इमेज का क्षेत्रफल बटा ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल। याद रखेंगे कि प्रतिबिंब के क्षेत्रफल A डैश और वस्तु के क्षेत्रफल A के अनुपात को ही क्षेत्रफलीय आवर्धन कहते हैं। M की MA, M में बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, इमेज का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल A डैश बटा ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल यानी वस्तु का क्षेत्रफल, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल A डैश बटा वस्तु का क्षेत्रफल A। तो MA बराबर A डैश बाई A डैश अगर देखें A डैश है इसका क्षेत्रफल L डैश इंटू B डैश, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई L डैश इंटू B डैश, L डैश इंटू B डैश बटा A है वस्तु का क्षेत्रफल L इंटू B। भाई ये तो हो गया बात क्षेत्रफलीय आवर्धन का। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा एक बात करते हैं नोट में। हमने अभी देखा भाई कि क्षेत्रफलीय आवर्धन MA, क्षेत्रफलीय आवर्धन MA बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल A डैश बटा वस्तु का क्षेत्रफल A डैश बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इमेज की लंबाई गुणे इमेज की चौड़ाई बटा ऑब्जेक्ट की लंबाई इंटू ऑब्जेक्ट की चौड़ाई। अच्छा, L डैश अगर हम यहाँ भाई रेखीय आवर्धन M मानते हैं, अगर रेखीय आवर्धन M मानते हैं तो इस दर्पण के चलते इस रेखा में भी आवर्धन M गुना होगा, इस रेखा में भी आवर्धन M गुना होगा। तो इस रेखा में आवर्धन M गुना होगा तो प्रतिबिंब जब इसका ये बना है तो ये M गुना बढ़ जाएगा। तो ये L डैश क्या होगा? L डैश बराबर L नहीं होगा, L से M गुना बढ़ जाएगा तो ये L डैश बराबर होगा ML, L नहीं ML। और ये B डैश B नहीं होगा, M गुना बढ़ जाएगा तो B डैश बराबर MB। तो ये L डैश कितना होगा? L नहीं होगा ML। तो भाई ये L डैश बराबर ML और ये B डैश ये नहीं रहेगा, ये B से M गुना बढ़ जाएगा MB। तो भाई चलिए L डैश क्या होगा? उसकी लंबाई L डैश M गुनी बढ़ जाएगी तो ML इंटू चौड़ाई भी M गुनी बढ़ जाएगी MB बटा L इंटू B, LB कट गया तो MA बराबर M स्क्वायर। कह सकते हो M में क्या है? एरियल मैग्निफिकेशन। एरियल मैग्निफिकेशन जो होता है M लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो याद रखेंगे क्षेत्रफलीय आवर्धन रेखीय आवर्धन के वर्ग के बराबर होता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्षेत्रफलीय आवर्धन पर ही 2 क्वेश्चंस देखेंगे। एक्चुअली आपके असाइनमेंट में आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको करा दे रहे हैं। या चलिए हम अपने मन से 2 क्वेश्चन देते हैं और जो असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, अपने से कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम अपने मन से देते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, फिगर में ही क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर, एक उत्तल दर्पण है। इस उत्तल दर्पण का ये पोल है, ये फोकस है। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
प्लस 40 सेंटीमीटर है, प्लस ही होगा, माइनस तो होना नहीं है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर माइनस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वर्गाकार प्लेट रखा है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ये वर्गाकार प्लेट या शादी का कार्ड है। बोलो क्वेश्चन अब समझ लीजिए। एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी प्लस 40 सेंटीमीटर है और उस दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर u बराबर माइनस 40 पर 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्गाकार कार्ड रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन, तो पहला चीज़ निकालना है कि इस कार्ड का इमेज कहाँ बनेगा। पहला, इस कार्ड का इमेज कहाँ बनेगा। दूसरा निकालना है कि इस कार्ड का जो इमेज बनेगा उस इमेज के भुजा की लंबाई निकालनी है। इस कार्ड का जो इमेज बनेगा उस इमेज के भुजा की लंबाई निकालनी है। तीसरा निकालना है इमेज जो बनेगा, इमेज का क्षेत्रफल निकालना है। और चौथा क्षेत्रफलीय आवर्धन निकालना है। तो पहला क्या निकालना है भाई, पहला निकालना है इस कार्ड का इमेज कहाँ बनेगा, भी क्या होगा। दूसरा, इस कार्ड का जो इमेज बनेगा उसके भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई यानी a डैश क्या होगा। तीसरा, कार्ड का जो इमेज बनेगा, इमेज का क्षेत्रफल कैपिटल A डैश। और चौथा, क्षेत्रफलीय आवर्धन MA। तो भाई पहले तो बताइए, ये कार्ड वस्तु है, ये वस्तु कितनी दूरी पर, 40 पर है, तो इसका इमेज बनेगा V पे। वस्तु का इमेज कभी भी बनता है V पे। तो ए नंबर, इस कार्ड का इमेज बनेगा V पे। V बराबर क्या होता है, FU बटा U माइनस F। F है फोकस दूरी, उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, प्लस 40 इंटू U, कार्ड माइनस 40 पर है, बटा U है माइनस 40 और माइनस तो माइनस, F है प्लस 40 तो ये 40 हो जाएगा। 40 इंटू 40 तो माइनस 40 इंटू 40 बटा माइनस 40 माइनस 40 माइनस 80 हो जाएगा, कट जाएगा। 40 दूना 80 और 2 से कटाएंगे तो 20। तो भाई भी पता चल गया कि 20 सेंटीमीटर, तो इसीलिए प्रतिबिंब बनेगा प्लस 20 पर। प्रतिबिंब दर्पण से दाहिनी ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन जाएगा। बहुत अच्छा, इसका इमेज कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा भाई, यहाँ पे इस कार्ड का इमेज बन जाएगा V बराबर 40 पर, V बराबर 20 पर। बी नंबर, अब हमको निकालना है जो इमेज बना है इस इमेज के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई। तो मान लो इसके भुजा की लंबाई है A और इसके भुजा की लंबाई है A डैश। तो चूँकि आवर्धन M बराबर क्या होता है, आवर्धन बराबर H डैश बटा H। भाई आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश बटा वस्तु की ऊंचाई H। लेकिन आवर्धन M बराबर होता है माइनस V बाई U। आवर्धन M बराबर माइनस V बाई U बराबर H डैश बटा H। माइनस तो माइनस लिख दिया। V कितना है आप बताओ, V प्रतिबिंब कहाँ बना है, V आया है 20, तो 20 बटा U, वस्तु U कहाँ था, वो वर्ग, ये वस्तु U कहाँ था, माइनस 40 पे, माइनस 40 बराबर H डैश। H डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश है कि A डैश, A डैश बटा H है वस्तु की ऊंचाई, और ये वस्तु की ऊंचाई मतलब वस्तु के भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। माइनस माइनस कट गया, 20 दूना 40 हो गया, 2 5 10 हो गया, इधर गया तो A डैश बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो पता चल गया कि वो 10 है, तो इसका भुजा की लंबाई केवल होगी 5 सेंटीमीटर। सी नंबर, और इसकी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इमेज का क्षेत्रफल एरिया A डैश, इमेज का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी A डैश का स्क्वायर। भाई A डैश क्या है, A डैश है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, डैट मीन्स 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पता चल गया इमेज का एरिया, इमेज का जो क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द लास्ट वन आपको निकालना है क्षेत्रफलीय आवर्धन MA। क्षेत्रफलीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल A डैश बटा वस्तु का क्षेत्रफल A होता है ना। अब क्या निकालना है, क्षेत्रफलीय आवर्धन MA बराबर प्रतिबिंब का क्षेत्रफल A डैश बटा वस्तु का क्षेत्रफल A। क्षेत्रफल भुजा नहीं कर रहे हैं, और प्रतिबिंब का क्षेत्रफल A डैश कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा A है वस्तु का क्षेत्रफल
और ये वस्तु है, और भाई इस वस्तु का क्षेत्रफल होगा 10 भुजा है तो 10 का स्क्वायर, 10 नहीं है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा 25 चौके 100, 1/4। तो भाई इस तरह हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। क्वेश्चन बेहद साधारण था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा था कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी +40 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग को -40 पर रखा गया है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, भी क्या होगा, इमेज जो बनेगा उस इमेज के भुजा की लंबाई क्या होगी, इमेज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफलीय आवर्धन क्या होगा। तो भाई हमने क्षेत्रफलीय आवर्धन पर एक क्वेश्चन किया। आपको इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा, आप थोड़ा सा जाइए देखिए, असाइनमेंट आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए हम दूसरा भी क्वेश्चन करते हैं। तो चलो भाई अब क्षेत्रफलीय आवर्धन पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन अपने मन से ही करेंगे, अपने मन से आपको यहाँ पे कुछ डाटा देंगे, उससे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, और आप लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपने से बनाइएगा असाइनमेंट पे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्षेत्रफलीय आवर्धन पर कहता है कि एक अवतल दर्पण है, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण का ये पोल है, ये अपना फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, F बराबर -20 सेंटीमीटर है, और इस अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस अवतल दर्पण से यहाँ से 20, 20, 40, 20 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आयताकार प्लेट रखा गया। यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्लेट है, U बराबर 60 नहीं -60 सेंटीमीटर। अरे भाई प्लेट क्या है, वस्तु ने है, वस्तु 60 पर है, तो U बराबर -60 पर एक आयताकार प्लेट है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। समझ रहे हैं क्वेश्चन? अब समझिए क्या कह सकता है। क्वेश्चन कहेगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है और उस दर्पण से -60 सेंटीमीटर की दूरी पर, U -60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आयताकार प्लेट रखा गया है जिसका डायमेंशन यानी जिसका साइज 10 × 6 है, 10 × 6 है। तो बताइए कि इस प्लेट का इमेज कहाँ बनेगा। क्लियर है, C के बाहर है तो इमेज कहाँ बनेगा, C और F के बीच। तो सबसे पहले बताना होगा कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा यानी भी निकालना है। फिर पूछा जाएगा कि इस जो इमेज बनेगा उस इमेज की लंबाई क्या होगी, L' और चौड़ाई क्या होगी, B'। तो इमेज की लंबाई L' और इमेज की चौड़ाई B' भी निकालनी होगी। फिर जो इमेज बनेगा, बातों को समझ रहे हैं ना, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, इससे -60 सेंटीमीटर की दूरी पर, U -60 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 × 6 साइज का एक कार्ड रखा गया है। तो बताएं कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। इमेज बनेगा कहाँ, भी पर, तो भी निकालना है। जो इमेज बनेगा उस इमेज के दोनों भुजा की लंबाई L' और B' निकालनी है। फिर इमेज का क्षेत्रफल निकालना है, इमेज का क्षेत्रफल यानी A' निकालना है। फिर आपको क्षेत्रफलीय आवर्धन MA भी क्या करना है भाई, निकालना है। तो चलो अब बात करते हैं हम इन सब की एक एक करके। तो भाई आप बताओ वस्तु कितनी दूरी पर है, ये कार्ड 60 पर है और फोकस दूरी है 20। तो इस कार्ड का इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनता है V पर। ए नंबर, V का सूत्र क्या होता है भाई, V बराबर FU/U - F। F है फोकस दूरी, अवतल है, क्वेश्चन में फोकस दूरी कितना दिया -20, U कार्ड -60 पर है बटा U -60 और -100 फोकस दूरी -20, -, +20, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो बस 20 × 60 ऊपर होगा 20 × 60 बटा -40, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 2 से कटाएंगे तो 30, तो इमेज बनेगा -30 सेंटीमीटर पे। बहुत अच्छा भाई, प्रतिबिंब बनेगा -30 पे, -20 पे नहीं, -30 पे इसका इमेज बन जाएगा। बी नंबर, इमेज तो बन गया भाई -30 पे।
लेकिन बी नंबर जो इमेज बना है उसकी लंबाई एल डैश, उसकी चौड़ाई बी डैश, दोनों निकालनी है। एक बात बताओ, ये तो क्लियर है कि इस दर्पण के चलते इस कार्ड के लंबाई में भी आवर्धन हुआ है, चौड़ाई में भी आवर्धन हुआ है। तो आवर्धन का फॉर्मूला एक बार लंबाई के लिए लगेगा, एक बार चौड़ाई के लिए लगेगा। नाउ अब आवर्धन पहले लेंथ, पहले लंबाई के कंडीशन में, लंबाई के लिए हम लोग आवर्धन लगाएंगे और अब एक बार चौड़ाई, ब्रेथ, चौड़ाई के लिए लगाएंगे। चलो, पहले लंबाई 10 थी और बाद में एल डैश, तो पहले लंबाई के लिए आवर्धन, आवर्धन m बराबर क्या होता है, h डैश बटा h। आवर्धन m का सूत्र होता है माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू और h डैश, h डैश क्या है, h डैश इसकी लंबाई, h डैश नहीं है, l डैश बटा h, h है इसकी ऊंचाई 10, तो माइनस को कर दिए। v कितना है, v आया भाई -30, तो -30 बटा u, कार्ड कितनी दूरी पर था, -60 ऑलरेडी, बराबर एल डैश बटा 10, माइनस से माइनस कट गया, 30 दूना 60 हो गया और 2 से नीचे कट जाएगा तो 5 और एल डैश बराबर इधर तिरछा तिरछी, एल डैश इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो भाई हाउ 10 है उसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई -5 होगा, यानी वर्ग ऐसे नहीं बनेगा, उलट के बनेगा, इसीलिए इसकी लंबाई 10 होगी तो इसकी 5। चौड़ाई निकालें। अब चौड़ाई में, इस चौड़ाई में भी आवर्धन हुआ है, रेखीय आवर्धन। चौड़ाई के लिए रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होगा, h डैश बटा h। आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v बाई यू बराबर h डैश, h डैश है प्रतिम की ऊंचाई, ये प्रतिम है, प्रतिम के लिए चौड़ाई क्या है b डैश और बटा h है वस्तु के लिए चौड़ाई, वस्तु की चौड़ाई है 6 और माइनस तो माइनस, भी प्रतिम भी बना है -30 पे बटा u, वस्तु है -60 पे बराबर b डैश बटा 6, ये कट गया 30 दूना 60, 2 से घटाएंगे 3, तो b डैश बराबर -3, b डैश इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर। तो भाई आपका क्या आ गया, l डैश और b डैश, l डैश यानी लंबाई कितनी आई इमेज की 5 और ये 3, तो ये जो इमेज है इसकी लंबाई 5 होगी और इस चौड़ाई होगी 3, 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। सी नंबर हम निकालते हैं। अब इस इमेज का क्षेत्रफल, इस इमेज का क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल ए नहीं ए डैश, इमेज का क्षेत्रफल ए डैश बराबर लंबाई एल डैश इंटू चौड़ाई बी डैश। एल डैश कितना है भाई बोलिए, एल डैश लंबाई इमेज का, ई वाले इमेज का लंबाई कितना है -5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है -3 सेंटीमीटर, 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इस वाले का क्षेत्रफल हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफलीय आवर्धन, क्षेत्रफलीय आवर्धन मतलब इमेज का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ गया या कितना गुना घट गया। डी नंबर क्षेत्रफलीय आवर्धन एम ए, क्षेत्रफलीय आवर्धन ए डैश बाई ए से भी निकाल सकते हो, क्षेत्रफलीय आवर्धन प्रतिम का क्षेत्रफल बटा वस्तु के क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हो क्षेत्रफलीय आवर्धन, या कभी कभी एम ए बराबर एम स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि क्षेत्रफलीय आवर्धन रेखीय आवर्धन के स्क्वायर का बराबर होता है, एम स्क्वायर बराबर सॉरी, क्योंकि एम में एम स्क्वायर का बराबर होता है, और एम बराबर क्या होता है -v बाई यू, -v बाई यू का होल स्क्वायर। तो भाई माइनस तो माइनस और v कितना आया है, v आया है -30 बटा u -60, -30 बटा -60 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा 30 दूना 60 और माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो लेकिन -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये क्षेत्रफलीय आवर्धन हो गया। अच्छा ये क्षेत्रफलीय आवर्धन अगर देखो तो 1/4 है, 1/4 मतलब चौथाई, यानी इसका जितना भी एरिया होगा उससे ये चौथाई एरिया रह जाएगा। तो भाई ये बात हो गई अब क्षेत्रफलीय आवर्धन की। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे भाई आयतन आवर्धन की, और एक दूसरा टाइप का आवर्धन है जिसे अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं, आप बात नहीं मान रहे हैं, आप लोग को जब भी पढ़ाया जा रहा है आप क्या कीजिए, कॉपी ले करके वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, कॉपी ले करके वीडियो देखिए, और जो भी चीज़ हम लिखवा रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसको आप लोग नोट करते चलिए, एक रफ़ कीजिए और जो हम
आपको पीडीएफ प्रदान करते हैं, पीडीएफ देते हैं, उससे फेयर कीजिए, दोनों को मिला करके फेयर कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। और आप लोगों से कहेंगे अभी भी घबराना नहीं है। आप लोगों में कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं चल रहा है, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। खैर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लाइव क्लास की व्यवस्था तुरंत की जा रही है। आज से 8 से 10 दिनों के अंदर लाइव क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। और लाइव क्लास में पढ़ाई दूसरे तरीके से होता है, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है भाई, इसमें पढ़ाई थोड़े से अलग तरीके से होती है। लाइव क्लास में एकदम खुले हुए मिजाज से पढ़ाई होगी, तो एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। और खूब मेहनत करिए इस लॉकडाउन में, ऐसा नहीं कि टूट जाना है, इस लॉकडाउन में एकदम रॉक कर देना है, समझ गए? ओके, थैंक यू।